माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश के वर्मा, लोक प्रशासन विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। लोकतंत्र का अर्थ और आयाम। लोकतंत्र ग्रीक शब्द डेमोस अर्थात लोक, क्राइटेरिया अर्थात सत्ता से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोगों की सत्ता अथवा लोक सत्ता या लोगों का शासन। इसका तात्पर्य है कि जनता का सीधा जुड़ाव शासन व्यवस्था से है और शासन व्यवस्था को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, जनता की भागीदारी कितनी हो सकती है, जनता का प्रतिनिधित्व कैसा हो सकता है, वही लोकतंत्र है। यानी अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है वो सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की परिभाषा कही जा सकती है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोक प्रशासन कहलाता है। इसी प्रकार गिडिंग्स, प्रोफेसर सीले, ब्राइस, अब्राहम लिंकन, गैडिल इत्यादि ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। कांट ने व्यवहार में लोकतंत्र को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इसका उदाहरण या इसका एक स्क्रिप्ट देखने से मिलता है। साध्य है, ध्येय है, उसे साधन मानकर कभी व्यवहार मत करो। प्रशासनिक संस्था का स्वरूप, जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, जिस तरह से शासन व्यवस्था होगी, उसी अनुरूप प्रशासनिक संस्थाओं का व्यवहार होगा, प्रशासनिक संस्थाओं का स्वरूप होगा। शासन में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रशासनिक संस्थाओं को काम करना पड़ता है। प्रशासनिक संस्थाओं की जो प्रकृति है वो शासन की विशेषताओं को परिलक्षित करते हुए, शासन के उद्देश्यों को परिलक्षित करते हुए उसका इम्प्लीमेंट का काम प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक संस्थाएं का व्यवहार भी शासन की कहीं न कहीं व्यवस्थाओं का रिफ्लेक्टेड या उसका प्रतिबिंब उन कार्यों में, उन योजनाओं में, उन दिशाओं में या व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। प्रशासनिक संस्थाएं हैं वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के मूल्यों अथवा मानदंडों पर निर्भर करती हैं। यानी लोकतांत्रिक प्रशासनिक प्रणाली में जो निर्धारित मूल्य हैं, मानदंड हैं, अथवा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप प्रशासनिक संस्थाओं का दिशा और दशा तय की जाती है। भारत चूँकि एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है, लोकतांत्रिक समाजवादी समाज का तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के किया जाने वाला शासन लोकतांत्रिक है और समाजवादी समाज यानी समाज का अंतिम व्यक्ति का अहित नहीं हो, समाज का अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए शासन व्यवस्थाएं, योजनाएं, नियम, कानून, कायदे बनाए जाएं, उसको हम समाजवादी समाज कहते हैं। यह 1976 में मूर्त रूप में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी शब्द जोड़कर इसका प्रारंभ किया गया। चूँकि पूर्व में प्रस्तावना या उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के पश्चात दोनों शब्दों का उल्लेख करते हुए शासन व्यवस्था का ध्येय, शासन व्यवस्था का लक्ष्य लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष समाज की परिकल्पना करते हुए कार्य करने को कहा गया, इनके उद्देशिका को ध्यान में रखा गया। इसलिए समाजवादी समाज में अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं निर्धारित की जाती हैं उसको हम समाजवादी समाज कहते हैं। इस लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से होंगी, उसका विशिष्ट प्रकार कैसा होगा, जिसका रुझान है समाजवादी प्रेरणा से अनुप्रेरित होगा। यानी अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ही योजनाएं, शासन व्यवस्थाएं
उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे ताकि उस योजना के, उस महान सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन का लोक प्रशासनिक संस्थाएं उसका वाहक बन सकें। जैसा कि पंडित नेहरू ने इस बारे में स्पष्ट कहा गया है कि लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा वाहक है। इस दृष्टिकोण से हमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, प्रशासनिक शासन व्यवस्थाओं में जिसका ओरिएंटेड समाजवादी शब्द समाजवादी प्रेरणा से ही होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में प्रशासनिक संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करेंगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा की अवसर की समानता प्राप्ति का प्रमुख साधन लोक प्रशासन, लोकतांत्रिक समाज में प्रशासनिक संस्थाएं करेंगी। इसका तात्पर्य है सामाजिक दृष्टिकोण से किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। आर्थिक दृष्टि से समानता, आर्थिक अवसर सबको समान दिए जाएंगे। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक दृष्टि से किसी को अवसर समान रूप से दिए जाएंगे। राजनीतिक न्याय होगा, राजनीतिक व्यवस्थाओं का विस्तार होगा जिससे समाजवादी समाज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी से भी कोई किसी प्रकार का विभेद नहीं हो। विचारों की अभिव्यक्ति सबको समान रूप से, विश्वास, धर्म, उपासना की पूरी स्वतंत्रता रहेगी, क्योंकि हमने 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसलिए अपनी अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से धर्म उपासना कर सकते हैं। राज्य ने अपना कोई धर्म घोषित नहीं किया। इस दृष्टिकोण से प्रतिष्ठा की अवसर की समानताएं प्राप्ति के मुख्य ध्येय होंगे इन प्रशासनिक संस्थाओं का, जहाँ लोकतांत्रिक समाज है। प्रशासनिक संस्थाओं का जो राजनीतिक प्रवेश है, उस परिवेश का तात्पर्य है कि पर्यावरण। राजनीतिक परिवेश किसे कहा जाता है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था का पर्यावरण उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। जिस देश में राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, सामाजिक व्यवस्था कैसे होगी, आर्थिक व्यवस्था कैसे होगी, भौगोलिक स्थिति कैसी है और सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की शासन व्यवस्थाएं निरूपित की जाती हैं। और शासन व्यवस्था के अनुरूप ही प्रशासनिक संस्थाओं का जो स्वरूप है वो निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार प्रशासनिक संस्थाओं का जो राजनीतिक परिवेश है, उन परिवेश में कहीं न कहीं शासन व्यवस्थाओं या संवैधानिक व्यवस्थाओं का प्रतिबिंब ध्वनित होता है या प्रतिबिंब परिलक्षित होता है। प्रशासनिक संस्थाएं उस देश के राजनीतिक परिवेश से प्रभावित, प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति उस देश के राजनीतिक पर्यावरण से निर्धारित व निर्मित होती हैं। इसका तात्पर्य होता है कि प्रशासनिक संस्थाएं उस देश के राजनीतिक परिवेश से बहुत प्रभावित होती हैं, यानी जैसा राजनीतिक परिवेश होगा उसी प्रकार प्रशासनिक संस्थाओं का भी पर्यावरण या परिवेश या व्यवहार निर्धारित किया जाएगा। और प्रशासनिक संस्थाओं की जो प्रकृति है उस देश के राजनीतिक पर्यावरण से निर्धारित और निर्मित की जाती हैं। तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक संस्थाओं की जो प्रकृति है उस देश के राजनीतिक पर्यावरण का तात्पर्य यह है कि उसकी प्रकृति का निर्धारण उसके राजनीतिक यानी शासन व्यवस्था का पर्यावरण का मतलब वहाँ की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और
अन्य अन्य जो स्थितियां हैं उसमें भी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं का पर्यावरण कैसा है, उस पर्यावरण से निर्मित और निर्णय निर्धारित की जाती है। भारत में निर्वाचित व्यवस्थापिका, चयनित कार्यपालिका तथा स्वतंत्र न्यायपालिका को जनतंत्र की पोषक संस्थाएं माना गया है। तात्पर्य है, भारत का प्रत्येक वयस्क मतदाता के द्वारा अपने अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो एक व्यवस्थापिका, एक सदन, एक संसद, एक विधानसभा, विधायिका का निर्माण करती हैं। इस निर्वाचित व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचित व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया है। और निर्वाचित व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के सरकार को राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 में चयनित कार्यपालिका का निर्माण करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी अनुच्छेद 74 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श के लिए एक कार्यपालिका होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी चयनित कार्यपालिका का निर्माण उस विधायिका में जो जिस दल का बहुमत आता है उस बहुमत की सरकार बनती है उसको चयनित कार्यपालिका कहा गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी व्यवस्थापिका, विधायिका, चयनित कार्यपालिका अपने अपने क्षेत्र में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे, मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका कहीं कार्यपालिका संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है या संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं चल रही है तो न्यायपालिका का है उसको परामर्श करना। न्यायपालिका एक तो नीचे के कोर्ट होते हैं उनकी व्याख्या करती है, फैसला करती है, निर्णय करती है। दूसरा, शासन व्यवस्थाओं में जो चयनित कार्यपालिका है वह संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चल रही है या संविधान की भावनाओं के खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है या संवैधानिक व्यवस्थाओं की जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन कर रही है। इस दृष्टिकोण से स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है जो एक प्रहरी के रूप में काम करता है। इसलिए कहा गया है कि ये तीनों संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जनतंत्र की राजनीतिक संस्थाएं माना गया है। ये पोषक संस्थाएं हैं। ये बराबर लोकतंत्र को या राजनीतिक संस्थाएं जो हैं जनतंत्र को खाद पानी देते हुए पोषक का काम करती हैं। कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जब तक व्यवस्थापिका में बहुमत होता है तब तक सरकार का स्थायित्व होता है। जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका जब भी बनी रह सकती है जब व्यवस्थापिका में उसका बहुमत रहे। यानी सीधा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, सतत उत्तरदायी है। और व्यवस्थापिका जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव लाकर उस कार्यपालिका को हटा सकती है। यानी जब तक व्यवस्थापिका में उसका बहुमत है, सदन में जब तक बहुमत है तब तक सरकार का स्थायित्व है। और जिस दिन व्यवस्थापिका में, विधायिका में कार्यपालिका अपना बहुमत खो देती है उस दिन उसको सरकार को जाना पड़ता है। इसलिए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति सतत उत्तरदायी बनाया है ताकि वह उच्छृंखलता या गलत या संवैधानिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर कोई कार्य नहीं कर सके। न्यायपालिका लोकतांत्रिक मूल्यों, मानदंडों और संस्थाओं की अभिरक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। यानी लोकतांत्रिक मूल्य बने रहें, संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो निर्धारित मापदंड हैं, संस्थाओं की अभिरक्षा का दायित्व है, विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी रक्षा हो सके, लोकतांत्रिक मूल्य और मानदंड बने रह सकें। इस दृष्टिकोण से इनकी रक्षा का दायित्व है न्यायपालिका को। अगर कार्यपालिका, विधायिका इन लोकतांत्रिक मूल्यों, मानदंडों के विपरीत कार्य करता है तो न्यायपालिका उसको रोक सकता है। इसी प्रकार प्रशासनिक संस्थाएं और राजनीतिक दल प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका को मर्यादित
उन्हें कर्तव्य निर्वाह के प्रति सचेष्ट बनाए रखने में राजनीतिक दलों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दल कार्यपालिका में जिस दल का बहुमत होता है वह कोई ना कोई राजनीतिक दल होता है, और राजनीतिक दल का जो घोषणा पत्र है या राजनीतिक दल की जो मान्यताएं हैं वो उन प्रशासनिक संस्थाओं के लक्ष्य और प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यशैली को प्रभावित करता है। राजनीतिक दलों ने जो जनता से वादे करके आए हैं वो सत्ता में आए हैं, और सत्ता में उन वादों को पूरा करने के लिए वह राजनीतिक दल अपना एक गाइडलाइन या अपना घोषणा पत्र कहता है कि इस घोषणा पत्र पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए ये प्रशासनिक संस्थाएं कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से मर्यादित और उन्हें कर्तव्य निर्वाह के प्रति सचेष्ट बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती। इसी प्रकार कहा जाता है कि प्रशासनिक संस्थाओं का जो गैर राजनीतिक प्रवेश है वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है प्रशासनिक संस्थाओं को। स्वतंत्र प्रेस है, दबाव समूह हैं, अन्य स्वैच्छिक संगठन हैं का अस्तित्व प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यविधि को प्रभावित करता है। तात्पर्य है मीडिया है या स्वतंत्र प्रेस है, आज सोशल मीडिया भी है, और दबाव समूह हैं, विभिन्न एनजीओ हैं, वो कहीं न कहीं उनका जो अस्तित्व है संगठनों का वह प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यविधि को प्रभावित करता है। वह कहीं न कहीं जनता की बातों को, जनता के समूह को या अन्य संस्थाओं को अपनी बात रखते हुए प्रभावित करते हैं। संवैधानिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जनता के समक्ष इन्हें समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन्हें किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज इतना ही काफ़ी है।